वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विद दीपेंद्रा में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज अपने बात करने वाले हैं जो रीट 2017 में पेपर आया था उसमें मैथ्स के प्रश्नों की। और देखो, आपको इस सेशन का बढ़िया फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरे सेशन को अटेंड करो। और जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई दे वैसे आपको वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। और आपको वो क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको वो नहीं आए तो आपको वीडियो में उस प्रश्न को देखना है और साथ में ये भी देखना है कि उसको बहुत आसानी से कम टाइम में अपने कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि यदि इसको अपने हल करें तो क्या आएगा आपके पास में। तो देखो, इस पर्सन को ये जो है ये अंडरूट के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पे बाहर एक और अंडरूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो अंडरूट वाला है इसको अपने सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या जाएगा, तो यहाँ से ये जो अंडरूट है पूरा इसको गायब करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, तो देखो कैसे भी करके यहाँ पे आप इसको स्क्वायर बना दो और स्क्वायर बनाने से ये अंडरूट आपस में कट जाएगा। यानी आपके पास जो है ये 84 प्लस 18 अंडरूट 3 है। इसको कैसे भी करके आप किसी भी संख्या का जो वर्ग है उसमें बना दो। और यहाँ से ये ऊपर अंडरूट है इसके और नीचे ये स्क्वायर होगा, तो ये दोनों अंडरूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो आपको ऐसी संख्या सोचनी है, दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनका वर्ग करें तो आपके पास में ये आए और इनका आपस में गुणा करें और साथ में 2 का भी गुणा करें तो आपके पास में ये आई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो आप ऐसा करोगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का स्क्वायर मिलेगा। ये क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर प्लस आपके पास में होता है 2ab। यानी अपने को पहली संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा दूसरी संख्या का वर्ग और उन दोनों का गुणा करना पड़ेगा और साथ में 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा सोचो कि a और b दो ऐसी संख्या सोचो कि उनका वर्ग करें तो अपने पास 84 आ जाए और उनका गुणा करें और साथ में उनके साथ 2 का भी गुणा करें तो यहाँ से ये आ जाए। तो आप ये कहोगे कि यहाँ से आपके पास एक तो मिलेगा, आप a बराबर रखोगे यहाँ से 9 और b आप बराबर रखोगे यहाँ पे अंडरूट 3 रखोगे। तो यहाँ से इसका वर्ग करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ से 81 आ जाएगा और इसका वर्ग करूँ तो अंडरूट हट जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 3। इनको जोड़ूं तो ये हो जाएगा 84। इनको गुणा करूँ तो आपके पास में इनको गुणा करेंगे क्योंकि ए बी का गुणा करना है, तो इनको गुणा करें तो ये हो जाएगा 9 अंडरूट 3 और साथ में 2 का भी गुणा करना है तो ये हो जाएगा आपके पास में 18 अंडरूट 3। यानी ऐसी संख्या क्या आ गई आपके पास में, एक तो 9 आ गई और दूसरी आपके पास में आ गई अंडरूट 3। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 प्लस अंडरूट 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस अंडरूट 3 का होल स्क्वायर। तो देखो अब इसको यहाँ पे रखेंगे अपने तो ये हो जाएगा आपके पास में, आप इस प्रकार से इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये जो आपको दिया है ये अंडरूट 3 है, यहाँ पे 13 नहीं है, ये हो जाएगा माइनस का अंडरूट 3 प्लस इसको लिखोगे तो आपको ये मिलने वाला है यहाँ पे 9 प्लस अंडरूट 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो इस होल स्क्वायर से ये वाला अंडरूट आपके पास में गायब हो जाएगा और आपको ये मिलेगा यहाँ से माइनस का अंडरूट 3 और प्लस आपके पास आ जाएगा, ये अंडरूट गायब होते ही अंदर वाला बाहर आ जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 प्लस अंडरूट 3। अब देखो यहाँ से ये माइनस का अंडरूट 3 है और ये प्लस का अंडरूट 3 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा अंडरूट और ये 9 है तो आपके पास मिल जाएगा अंडरूट 9 और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3, यानी प्लस माइनस 3 आप कह सकते हो। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर k गुणा 4 की पावर 95 हो तो k का मान क्या है। तो आपको यहाँ पे ये दिया गया है 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 गुणा आप बराबर आपको दे रखा है k गुणा 4 की पावर 95। तो अब इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से सबसे कम पावर कौन सी है, तो आप कहोगे यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 95 है, तो सबसे कम पावर 95 है तो इसको आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 की पावर 95 कॉमन आ गया।
तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा कि 4 की पावर स्थान में है, इसमें से आपने 4 की पावर 95 बाहर ले ली, यानी 4 की पावर 95 आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 97 और ये माइनस में आ जाएगा, 95 है जो ये है ये इसके माइनस आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपके पास में 4 की पावर 2। तो यहाँ से अंदर बचा आपके पास में 4 की पावर 2 माइनस। अब इसमें से आपने 4 की पावर 95 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 96 में से, तो क्या बचा, तो आप ये कहोगे ये आपके पास में 4 की पावर 96 और इसमें से आपने कॉमन लिया है 4 की पावर 95। तो यहाँ से क्या बचा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 96 और ये नीचे वाले माइनस करोगे तो ये हो जाएगी 95 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 1, या फिर आप इसको कह सकते हो 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 4 प्लस, अब इसमें से आपने ये वाला कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 मत कर देना इसको कि इसमें से ये कॉमन ले लिया तो सारा बाहर आ गया, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। देखो ये हो जाएगा आपके पास में 4 की पावर 95 में आपने 4 की पावर 95 का भाग दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, तो आप इसको वैसे भी काट सकते हो, ऐसे समझो आपकी जैसे आपने 5 में 5 का भाग दिया, तो दोनों एक जैसी संख्या है, तो यहाँ से इसमें भाग दोगे तो 1 आ जाएगा आपके पास में, कि एक जैसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों एक जैसी है तो इसमें उसी संख्या का भाग दिया जाए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दोनों देखो ये भी दोनों एक जैसी है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको समझते हुए करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 4 की पावर 95 और नीचे वाला माइनस होगा, जैसे अपने यहाँ पे किया था नीचे वाला माइनस, तो ये हो जाएगा इसमें से 95 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी बराबर हो जाएगा आपके पास में 1। तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k गुना 4 की पावर 95। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे k की बात करूं तो k का मान जो है ये हो जाएगा 4 की पावर 2, कितना हो जाएगा 16, और माइनस आप करोगे 4, तो 16 में से 4 जाने पे आपको मिलेगा 12, और इसमें 1 जोड़ दोगे तो k बराबर क्या जाएगा आपके पास में 13, यानी k का मान कितना आ गया अपने पास में, 13 आ गया। उसके बाद में आपको दिया गया है कि 5a² प्लस 15a माइनस 6b और माइनस 2ab, तो ये किसके बराबर होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे और इसमें से आप कॉमन लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो इसमें से आपको क्या कॉमन मिलेगा, एक तो 5 मिल जाएगा, 15 और 5 में से 5 कॉमन मिल जाएगा, और a² और a में से आपको a कॉमन मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5a कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचा, तो 5 ये बाहर आ गया और a² में से a बाहर आ गया, तो आपको यहाँ पे a मिल गया, और बीच में प्लस है तो प्लस ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे 15a में से आपने 5a बाहर ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 15a में से 5a आपने बाहर लिया है तो a से a कट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसमें 3 बार भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे माइनस, अब क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 6b और 2ab में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 6 और 2 में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद में b और ab में से आपके पास कॉमन आ जाएगा। अब अपने बात करें कि अंदर क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे माइनस का आपने 2b कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, तो आप ये कहोगे कि माइनस का 6b था और उसमें से मैंने माइनस का 2b कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपके पास में बचा 3, और 3 किसका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कट के प्लस हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे मिला प्लस का 3 मिला। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, तो आप माइनस का 2ab है उसमें से जो आपने कॉमन लिया है माइनस का 2b उसका भाग दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में कि आपको यहाँ से मिला a, यानी आपको प्लस का a मिला यहाँ से। तो अब देखो आपके पास क्या क्या है, a प्लस 3 कहो चाहे 3 प्लस a कहो एक ही बात है, तो इसको अपने बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में कि a प्लस 3 ये आ जाएगा, और उसके बाद क्या क्या बचा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5a और इधर क्या बचा, तो माइनस का 2b, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 और 5a माइनस 2b, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर दोगे। अब आपको यहाँ पे इसका मान पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिया गया है और यहाँ पे भी आपको क्यूब रूट दिया गया है। तो सबसे पहले अपने जो अंदर है क्यूब रूट के उनको सोल्व करते हैं और बाद में उनका घनमूल ले लेंगे। तो यहाँ से देखो आप 1000 में 8 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 बटे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 125 आ जाएगा,
और यहाँ पे आप क्या करोगे, 192 में आप 3 का भाग दोगे तो यहाँ से आपको पास कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपके पास में 64। यानी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 बटे, और यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट आपके पास में 1/125, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्यूब रूट आपको यहाँ से मिलेगा 64। अब इनका अपने को क्यूब रूट निकालना है और इसको हल करना है। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 1 बटे, और 1 का क्यूब रूट लोगे यानी 1 का घनमूल लोगे तो 1 ही आ जाएगा बटे, और यहाँ पे 125 का घनमूल लोगे तो 125 का घनमूल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 और प्लस, अब 64 का घनमूल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो 5 है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 + 4, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 9। इस प्रकार से इसको हल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में कि 2x - 3y = 79 एंड x + 6y = 47, तब आपको बताना है कि x - y का मान क्या होगा। तो देखो आपको यहाँ पे x और y दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्नों को करने के अपने पास 2 तरीके हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि या तो आप इनको और इनको बराबर करो, x वाले जो टर्म है उसको बराबर करो, या फिर आप जो y वाले टर्म है उनको बराबर करो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि सपोज करो मैं यहाँ से x वालों को बराबर कर लेता हूँ। तो x वाले बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 2x है और इसको भी मुझे 2x बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं पूरे को जो भी है ये इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12y, और यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 94। अब क्या करना है मुझे, इसमें से ये वाली घटा सकता हूँ या फिर यहाँ पे उसमें से ये वाली घटाऊँ। तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी में से किसी को भी घटाओ चाहे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसमें से ये वाली घटा देता हूँ। तो यहाँ से देखो 2x में से 2x माइनस होगा, और इधर 12y में से 3y है, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। कैसे, आपको राइट वाली साइड है वो राइट वाली में से घटानी है, जो लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट वाली में से घटानी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि 2x प्लस हो जाएगा आपके पास में 12y, और यहाँ से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पे माइनस है, और इसी में से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 94 माइनस ये हो जाएगा 79। तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 15y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, आप 94 में से 79 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 15। यानी यहाँ से y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, तो y इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया। तो जब y इक्वल टू 1 आ गया तो आप किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से इसमें रखें चाहे तो ये हो जाएगा, आप इसमें रखते हो y की, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा इसकी जगह पे आप रखोगे y इक्वल टू 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2x माइनस ये हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा आपके पास में 79। तो यहाँ से अब इसको साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा आपके पास में 79, और ये यहाँ पे माइनस का है जो दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 79 + 3 यानी कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिल गई 41 और y की वैल्यू मिल गई अपने को 1। तो यहाँ से अपने को चाहिए x माइनस वाई, तो अपने को क्या मिलेगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 41 माइनस 1 दैट इज 40। यानी x माइनस वाई क्या आ जाएगा अपने पास में 40 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है कि 3x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है। तो देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे x वाली जो राशि है ये इसमें से माइनस की जा रही है। यानी जो होल स्क्वायर है इसको खोलेंगे अपने इसको, उसके बाद में इसमें से 60x को माइनस करना है। तो आपके पास यहाँ पे इसको अपने खोलेंगे तो यहाँ से आपके पास में 25 मिलेगा। तो क्या 25 में से कोई भी यहाँ पे घटाया जाएगा,
तो आप कहोगे यहाँ पे तो 60x माइनस हो रहा है, तो 25 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 25 में से केवल वही माइनस होगा जो अचर राशि हो, एक प्रकार का कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो आपके पास में कोई माइनस हो नहीं रहा, आपके पास में तो ये जो x वाली है वो माइनस में आ रही है। तो आप कहोगे कि 25 है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी आपको लास्ट में जो भी यहाँ पे आएगा उसमें आपको 5 का स्क्वायर तो आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। तो आप ऑप्शन में जाके देखोगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो 5 है ये ऐसा का ऐसा ही आएगा यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि आप यहाँ पे 60x को माइनस कर रहे हो, नहीं कि इसमें से 25 में से कुछ भी घटा रहे हो। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें आपके पास लिखा है 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ से यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करोगे तो आपको 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन आप इसको पूरा करना चाहते हो तो भी इसको कर सकते हो। ये हो जाएगा, पहले इसको अपने सोल्व करें तो आपको दिया है कि a प्लस बी, यानी ये a है पूरा और ये आपके पास में b है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x जो क्या है a है और b क्या है 5, तो 2 इंटू 3x इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 30x हो जाएगा, और इसमें से आप माइनस कर रहे हो 60x, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि 9x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस यहाँ से देखो ये 30x प्लस का और ये 60x माइनस का, तो आपके पास में माइनस का 30x बच जाएगा। यहाँ पे आप जब 30x में से 60x को माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 30x आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो क्या हो जाएगा, तो आप ये कहोगे इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये इसको आप ऐसे लिखोगे कि 3x का स्क्वायर और प्लस में आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और माइनस आप इसको ये लिख सकते हो माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5। तो यहाँ से आप ये लिखोगे, यहाँ से ये बन जाएगा पूरा आपके पास में, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab, यानी ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपके पास में 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद में आपको दिया गया है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। तो देखो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, यही बात करूँ कि 100 का कितना प्रतिशत 100 है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी 80 है वो 80 का 100% है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप ये कह सकते हो कि 80 है वो 80 का कितना प्रतिशत है, तो ये भिन्न है आपके पास में, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा आपके पास में, एक आ जाएगा यहाँ से, और आंसर क्या आ जाएगा 100%, यानी 80 है वो 80 का 100% है। ऐसे हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। उसके बाद में देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 रुपये की दर से 2 टेलीविजन बेचे, उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने लाभ अथवा हानि हुई। तो देखो ये जो पर्सन है ये एक फिक्स पैटर्न का होता है, ऐसे पर्सन जहाँ पे भी आपको दिखे ये पैटर्न आप ध्यान में रखना। और ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको करने का आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ये होता है, आप इसको ध्यान में रखना, हर बार आपको यहाँ पे हानि ही होती है। जब आपको मान लो यहाँ पे दिया हो कि 1% की आपको एक बार हानि हो रही है और दूसरी बार आपको 1% का लाभ हो रहा है, तो ऐसे पर्सनों में हमेशा और हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और वो कितने की होती है, तो ये होता है a² / 100% की आपको हमेशा हानि होती है, a² / 100%। यहाँ पे आपको a की वैल्यू दे रखी है और a की वैल्यू आपको दे रखी है 20%, यानी अपने पास यहाँ पे a बराबर है 20% है, तो बस कुछ नहीं, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, आप कहोगे इसकी जगह पे 20 रखोगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 20/100। तो यहाँ से 0 से 0 और 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 4% हानि आ जाएगी आपके पास में, यानी 4% की हानि। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिनों में पूरा करते हैं, यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए।
तो देखो आप यहाँ पे MDHO वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप कहोगे यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको MO1 दे रखा है, यानी मजदूर पहली शर्त के अंदर तो आपको दे रखी है 6, और पहली कंडीशन के अंदर आप दिनों की संख्या दे रखी है, ये दे रखा है 16। अब आपको दूसरी कंडीशन में दे रखा है आपके पास में D2 आपको दे रखा है कि दूसरी कंडीशन में आपके पास 4 दिन हो तो आपको कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अपने को यहाँ पे चाहिए M2 की संख्या आपको बतानी है, तो ये चाहिए। तो आप ये कहोगे कि ये हो जाएगा M1D1 इक्वल टू हो जाएगा M2D2। इन दोनों को आप बराबर करोगे, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा आपके पास में, इनको बराबर करोगे, M1 आपके पास है 6 गुना D1 आपके पास में 16 बराबर M2 अपने को पता करना है और D2 आपके पास में है 4। तो यहाँ से इसको काटोगे तो ये 4 बार भाग चला जाएगा, यानी M2 आपके पास आ जाएगा 24। यानी आपको यदि इस कार्य को 4 दिनों में पूरा करना है तो आपको 24 मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में ये है कि यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। तो देखो आपको यहाँ पे दर दे रखी है और दर आपको दी है 8%, और आपको यहाँ पे समय दे रखा है जो है आपके पास में 5 वर्ष, और आपको यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो देखो और आपको यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, ये दे रखी है कि साधारण ब्याज, ये आपको दे रखा है 640 रुपये। तो अपने इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, उससे आप कर लेना। ये हो जाएगा आपके पास में साधारण ब्याज जो होता है ये होता है, ये आप कह सकते हो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, मूलधन आपको निकालना है, समय आपको दे रखा है, दर आपको दे रखी है, साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा। लेकिन एक दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, वो क्या है, आप ये देखोगे जो भी मूलधन है उसका 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये कहोगे, आप कहोगे कि ये हो जाएगा 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज, तो ये हो जाएगा 40%। यानी आप कहोगे कि जो भी मूलधन है उसका 5 वर्ष का 8% के हिसाब से 8 गुना 5 यानी 40% ब्याज हो गया। और ये आपको दे रखा है, ये जो ब्याज है वो आपको दे रखा है कितना है, 640 है। तो मूलधन का आप 1% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 640 में इस 40 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 16। तो मूलधन जो है उसका 100% यानी खुद मूलधन है वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मूलधन का 100% या फिर आपको खुद मूलधन, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुना, आपने ये दर 1 को 100 से गुणा किया है तो यहाँ भी 100 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1600 रुपये। तो ये वाला तरीका है, इसको आप देखते ही बता दोगे यहाँ से कि 40% का मान 640 है तो 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। इसको आप देखते ही बता सकते हो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला वगैरह लिखना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में ये है कि एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। तो देखो यहाँ पे शुरुआत में आपको दे रखा है कि जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो 1500 थी, यानी 2016 की बात करें तो 2016 में जो संख्या थी वो आपको दे रखी है ये थी 1500। 2017 की बात करें तो इसमें क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई, यानी आपके पास आ जाएगा प्लस का 10%। और 2018 की बात करें तो 2018 में फिर से यहाँ पे जो भी होगा उसमें 10% की वृद्धि हो गई। तो देखो अपने 2016 में जो संख्या थी ये थी 1500 और इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे इसका अपने को 10% निकालना पड़ेगा। किसी भी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं, तो ये आपके पास डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो। किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना हो तो आप एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना, एक अंक छोड़ा पॉइंट लगाया तो ये आ जाएगा 10%। आपको 1% निकालना हो तो 2 अंक छोड़ा और पॉइंट लगाया, इस प्रकार से। जैसे मान लो ये आपके पास में कोई भी संख्या है 2000 है, आपको इसका 10% निकालना है तो लास्ट से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना, क्या आ जाएगा आपके पास में 200 आ जाएगा। 200 इसका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आपको इसका 1% निकालना है तो आप 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना यहाँ पे,
तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 2000 का 10% हो जाएगा आपके पास में 200 और 1% हो जाएगा 20। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1500 है और इसका अपने को चाहिए 10%, तो ये हो जाएगा कि 1500 तो शुरुआत में थी प्लस इसका 10% और, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पॉइंट लगाया तो आपके पास हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 150 इसमें और जोड़ना है अपने को, तो यहाँ से ये मिलेगा अपने पास में 1650। अब 1650 में क्या हुआ है, इसमें फिर से 10% की यहाँ पे आपको दे रखा है वृद्धि हो गई, 1650 में फिर से 10%, तो 2018 में क्या हो जाएगा, जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1650, तो ये और साथ में इसका 10%, तो यहाँ पे इसका 10% आप निकालोगे तो आप एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, तो आपको कितना मिलेगा 165 मिलेगा। तो इसमें आप प्लस 165 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखो यहाँ से 1700 1800 तो ये हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1815, यानी 1815 विद्यार्थी हो जाएंगे। जो 2016 में 1500 विद्यार्थी थे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 2018 में 1815 विद्यार्थी हो जाएंगे। उसके बाद में आपको दो त्रिभुज एक साथ यहाँ पे कनेक्ट करके दे रखे हैं और आपको पूछा गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है, यानी किस प्रकार से ये दोनों जो त्रिभुज है आपके पास ABE और CED जो त्रिभुज है ये किस प्रकार से सर्वांग सम है। तो देखो यहाँ पे अपने इनकी बात करें तो आपके पास में दो त्रिभुज है, एक तो है ABE ये वाला, दूसरा आपके पास में CDE ये वाला। यहाँ पे क्या क्या बराबर है, क्योंकि सर्वांग समता के लिए आपको कम से कम 3 चीज़ों का बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे अपने बात करें कि अपने पास बराबर है, जो इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ABE और दूसरा जो त्रिभुज है अपने पास में त्रिभुज CDE, इसमें क्या क्या बराबर है। तो यहाँ पे जो कोण B है इस त्रिभुज का कोण B ये बराबर है इस त्रिभुज के कोण C के, यानी ये भी 75 और ये भी 75। उसके बाद में अपने बात करें कोण E है इस त्रिभुज का ये वाला, और इस त्रिभुज का भी कोण E ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखो ये दोनों लाइनें हैं इनके बीच में ये कोण बन रहे हैं, तो ये किस प्रकार के कोण होते हैं, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर आप इसको कह सकते हो शीर्षाभिमुख कोण। ये जो दोनों कोण बनेंगे यहाँ से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद में अपने बात करें यहाँ पे आपके पास में दो कोण आ गए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो गए। और एक चीज आपको दे रखी है, ये दे रखा है आपको कि BE जो भुजा है, BE भुजा ये वाली, ये किसके बराबर है, तो ये CE भुजा के बराबर है। BE भुजा किसके बराबर है, CE भुजा के बराबर। तो आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि आपको दो कोण, ये वाले दो कोण और बीच वाली भुजा, यहाँ पे भी दो कोण और उनके बीच वाली भुजा। जब भी आपके पास दो त्रिभुज में दो कोण और उनकी जो संगत भुजाएं हैं, बीच वाली भुजा होनी चाहिए, वो बराबर हो दोनों आपस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और वहाँ पे सर्वांग समता का नियम क्या लगता है, तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा कोण भुजा कोण। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपके पास में, सबसे पहले देखोगे कोण, यहाँ पे कोण, उसके बाद में कोण है यहाँ पे भुजा, तो ये हो जाएगा कोण भुजा, और उसके बाद में कोण आ जाएगा कोण। तो जो सर्वांग समता का नियम लगेगा ये हो जाएगा कोण भुजा कोण सर्वांग समता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेमी हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखो समलंब चतुर्भुज जो होता है वो आपके पास में इस प्रकार से होता है, जैसे मैं नाम दूं, ये है A B, ये C है और ये D है। इसमें ये वाली जो दोनों भुजाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर होती है, यानी AB है ये समांतर होती है आपके पास में CD की, और ये वाली जो होती है इस पॉइंट से यहाँ तक ये ऊंचाई होती है इसकी। इसी प्रकार यहाँ पे इस जगह से जो नीचे इस पॉइंट तक होती है ये भी इसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे अपने इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो समलंब जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, ये होता है आपके पास में 1/2 गुणा
समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। और यहाँ पे जो उनके बीच की दूरी हो जाएगी यानी ये वाली, वही आपके पास क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। यानी आप कह सकते हो कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 78, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। यानी ये जो दोनों साइड है ये आपको दे रखी है यहाँ से 16 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो छोटे वाली है ये आपको यहाँ से 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इनका अपने टोटल करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 16 + 10, क्योंकि अपने को समांतर भुजाओं का योग करना है यानी इनको जोड़ना है, तो 16 + 10 और गुणा उनके बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, तो यही क्या हो जाएगी आपके पास में ऊंचाई हो जाएगी। यानी यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 78 गुणा, ये भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा 2, और यहाँ से इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 26, और ये किसका मान आ जाएगा, तो ये आपके पास में ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से 13 से इसको काटो या 26 से काटोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा इसमें, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 6 सेंटीमीटर। यानी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन ये है कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वर्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। आपको व्यास दिया हुआ है, एक वर्त है उसका आपको व्यास दे रखा है, और व्यास आपको दिया हुआ है यहाँ से ये है 56 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो त्रिज्या होती है आपके पास में ये व्यास की आधी होती है, यानी आप कह सकते हो व्यास/2। तो ये हो जाएगी आपके पास में 56/2 बराबर आप कह सकते हो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अपने वर्त की परिधि की बात करें तो वर्त की जो परिधि होती है ये आपके पास में होती है 2πr, जहाँ पे पाई का मान होता है आपके पास में 22/7 होता है। आर आपके पास में होती है त्रिज्या। अब यहाँ से आपको अर्ध परिधि बतानी है यानी आधे भाग की परिधि बतानी है, तो पूरी आपके पास में 2πr होती है, और आप आधे भाग की परिधि बताओगे तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में πr बराबर आपको मिलेगी πr। तो बस कुछ नहीं, पाई का मान आपको पता है ये होता है 22/7, और आर आपको दे रखी है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ से 28 दिया हुआ है, तो इसको काटोगे तो इसमें 4 बार भाग चला जाएगा, और इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 88 सेंटीमीटर। यानी आधे भाग की परिधि क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 88 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से। इस प्रकार से ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। और ओवरऑल पेपर की बात करूँ मैं कि ये पेपर का जो लेवल है वो कैसा था, तो ओवरऑल पेपर है इसमें शुरुआत वाले जो क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन वो मध्यम लेवल के थे, मॉडरेट थे, वो ज़्यादा टफ तो उनको नहीं कह सकते। बाकी जो पेपर था ये आसान पेपर था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अभी जो आपके रीट का एग्ज़ाम होगा उसमें इसी तरीके का मिलता जुलता आपके पेपर आने वाला है, तो मैं आपको ये एक बार ये सारे पूरे हो जाए यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, उसके बाद में मैं आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊँगा। कम से कम आपके मान के चलो कि 100-150 आपको ऐसे प्रश्न करवाऊँगा जिनके आने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो आप एग्ज़ाम में उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन देखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसके साथ में, तो पढ़ते रहिए और साथ में अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू।